हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में। तो आज हम आपको क्लास 10th के हिंदी गोधुली भाग 2 का प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ाने जा रहे हैं, जिनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बता दें कि ये चैनल जो भी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको दिया जाएगा वो टेलीग्राम पर दिया जाएगा। इसका कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन का एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं, तो आप पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। तो इस टॉपिक को आपको ज़्यादा याद रखना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। कहने का मतलब है कि अपने समय के सबसे पढ़े लिखे आदमियों में से एक माने जाते थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने समाज और राजनीति में अपनी भूमिका पूरा निभाया और उन्होंने जो अछूत स्त्री और मजदूर होते हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष और बहुत प्रयास किया। तभी जाकर इन्होंने हमारे संविधान को निर्माण किया और इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हमें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब का निधन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में उनका मृत्यु दिल्ली में निधन हो गया था। बाबा साहेब ने भी अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण है: द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड ऑफ फॉल द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है कि ललई सिंह यादव, इनके चैप्टर का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा ही किया गया था। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 ईस्वी में अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये भाषण 1936 के वार्षिक सम्मेलन में किया गया था। देखिए, यहीं से आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टियों से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इन्हें स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय व सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र की उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर यहाँ एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब कि जो भारतीय लोकतंत्र के नागरिक है उनके लिए बहुत ही शिक्षादायी चैप्टर है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार जातिवाद हुआ है उसी प्रकार श्रम विभाजन ही इसका दूसरा रूप है।
इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार करें, उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी का जन्म होने वाला रहता है तो उसके जन्म होने से पहले ही उसका पेशा, उसका काम निर्धारण कर दिया जाता है कि वह जन्म लेकर क्या काम करेगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये इनका दोषपूर्ण यह है कि वे पहले से ही तो उनका पेशा निर्धारण नहीं करती और साथ साथ जीवन भर के लिए उन्हें एक काम में ही बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, मतलब कि वह पेशा पर्याप्त हो, वह पेशा करने के लिए हो या नहीं हो, लेकिन उसको दूसरा कोई काम नहीं करना है और वही काम अगर नहीं मिले तो वह भूखा भी मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उन उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू धर्म की जाति प्रथा एक ऐसा नियम बनाए हुए है कि जो आपका पैतृक पेशा नहीं है उसको आप नहीं चुन सकते हैं, भले ही उसमें वह पारंगत हो, मतलब कि वह उसमें कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो किसी पेशा में, लेकिन अगर वो उसका पैतृक पेशा नहीं है तो वो उस पेशा को नहीं चुन सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवश करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि आजकल जो उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, जो आजकल गरीबी है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि किसी व्यक्ति को उसको बिना अरुचि के साथ, मतलब जिनको उनका काम करने का मन नहीं हो फिर भी उन्हें व्यवस्थापूर्ण वह काम करना पड़े, यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिस काम को करने में आपको मन ही नहीं लगेगा, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आप उस काम में कुशलता मीन्स टैलेंटेड आप कैसे हो सकते हैं, यही उनका कहने का रूपांतरण है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा जो आर्थिक पहलू है उसके अनुसार भी यह बहुत ही हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यहाँ भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जब मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो आप मुझसे भी यह प्रश्न जरूर पूछेंगे कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो उनका देखिए उत्तर यह है कि मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भी आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके।
ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। किस तरह का मिश्रण? दूध पानी का मिश्रण। जिस तरह दूध और पानी मिश्रित हो जाता है, उसी तरह भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक रूप है। और इसी परंपरा का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसीलिए अभी भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यकता है कि उनके साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो यहाँ पर साथियों आपका चैप्टर का एंड हो जाता है। इस तरह से आप अपने चैप्टर को पढ़कर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी क्लियर कर सकते हैं। और हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देगा उनके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उनको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही सहायता मिलेगी इस चैनल से। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल ही बना हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक के जरिए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वगैरह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी को हिंदी अर्थ कराया जाएगा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराया जाएगा और सभी का PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।